नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है, ये रिलेटेड है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें जीन एडिटिंग की जाती है और मान लो कोई बीमारी है किसी में तो उस बीमारी को करेक्ट करने के लिए ये मैथड है। बेसिकली पहले है ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो डायग्रामेटिकली शो किया हुआ तो उसको हम समझ लेते हैं, राइट। अब मान लो डीएनए में कोई डिफेक्ट आ गया। आपको पता है डीएनए जीन ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे वेरिएशन आते हैं जिनको हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। वो म्यूटेशन जो है कई बार डीएनए में एरर क्रिएट कर देते हैं और उस एरर की वजह से बीमारियां लग जाती हैं। वो एरर हो सकती है जेनेटिकल हो, माता पिता से मिली हुई हो बच्चे को, या फिर वो जो एनवायरनमेंट में जो वेरिएशन आ रहे हैं कुछ खान पान का, कोई कुछ भी तरीका हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो उसकी वजह से डीएनए की सीक्वेंसिंग में कुछ पार्ट है वो प्रॉब्लम वाला हो जाए तो उसको करेक्ट करने का मेथड निकाला गया है ये, ठीक है। अब ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है थोड़ा हम समझते हैं और बाकी डिटेल एक एक लाइन हम समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सा पार्ट डीएनए का डैमेज है, ठीक है। अब डीएनए जो है वो आपको पता है जीन से बना हुआ होता है, तो जिन जीन्स में एरर आ रही है उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो डीएनए का वो पार्ट जहां पर एरर है उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो इसका मतलब हो गया टारगेट द राइट जीन। सबसे पहले उसको टारगेट करो कि कहाँ एरर है। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इन जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, आरएनए को क्या करते हैं एक तरीके से इंजीनियर कर देते हैं और इस तरीके की मतलब मेथड यूज होती है आरएनए में। गाइड आरएनए जो है वो काम करेगा और जहां पर भी वो एरर होगी वहां पर लोकेशन आइडेंटिफाई करवा देगा वो आरएनए, ठीक है। और ये जो आरएनए काम कर रहा है इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इसको गाइड आरएनए। गाइड आरएनए का काम उस साइट को लोकेट करना। दूसरा फिर काम क्या होता है, बाइंड द टारगेट। जहां पर भी ये आप देख सकते हो ये एरर वाला पार्ट है ग्रीन वाला, इस पार्ट को आइडेंटिफाई कर दिया और वहां पर जो गाइड आरएनए है वो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और लिंक अटैच कर देगा इसके साथ में। अब जैसे आप देख सकते हो ये पूरा एक इस तरीके का वो क्रिएट कर दिया, पूरा एक तरीके का सराउंडिंग क्रिएट कर दी उस एरर वाले डीएनए के चारों तरफ, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो एरर वाला पार्ट है ना इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है जेनेटिक सीजर, वो है Cas9 एंजाइम, ठीक है। अब ये जो Cas9 एंजाइम है ना, ये जैसे ही अप्लाई होगा तो एक्यूरेटली वो आरएनए गाइड कर चुका है कि हाँ भाई ये लोकेशन एरर वाली है, तो उसको कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो जो Cas9 है उसी के साथ में वो कटिंग भी होगी और उसी के साथ में डीएनए का एक और सीरीज है वो कनेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इस पार्ट को काटता हुआ देखेंगे तो डेफिनेटली इस डीएनए को, डीएनए की टेंडेंसी बॉडी की खुद की टेंडेंसी होती है रिपेयर करने की, ठीक है। तो यहां पर अगर ये काटने के बाद में स्पेस छोड़ दिया तो ये डीएनए फिर से अपने आप बनने लग जाएगा और अगर डीएनए फिर से बनने लग गया तो हो सकता है कि एरर रिपीट हो जाए जो पहले थी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे कटिंग करने के बाद में उस जगह पे जो आपको फिक्सिंग करनी है वो फिक्सिंग आपके लिए पहले से तैयार होनी चाहिए, एक जो आपके पास में करेक्टेड डीएनए सीक्वेंस है वो। तो कुल मिलाकर के आपने सबसे पहले क्या किया, इस टारगेट को आइडेंटिफाई किया। दूसरा आपने क्या किया, उस टारगेट के साथ में आप बाइंड कर दिया उस टारगेट को कि हाँ जी इस एरिया में प्रॉब्लम है। बाइंडिंग करने के बाद में आप क्या करोगे, कटिंग कर दोगे। कटिंग Cas9 से हो ही जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे ही कटिंग हुई तो कटिंग के साथ साथ में ही आपने क्या अटैच कर रखा है, एक तरीके का रिपेयर्ड डीएनए। तो जैसे ही वो एरर वाला पार्ट है वो हटेगा, हटते ही उसी जगह पे रिपेयर्ड डीएनए को आप एंटर कर दोगे, जो कि यहां पर आप देख सकते हो। ये तो आरएनए ने लोकेशन कर दी, ये हो गया वो एरिया जो कि एरर वाला है, इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करके और ये वाला पोर्शन जो है ये ऐड कर देना है। तो इस तरीके से जो एरर वाला पोर्शन है उसको हटा करके इमीडिएटली रिपेयर्ड डीएनए से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या कर दिया कि एक सिंपल सा तरीका हो गया कि जैसे मान लो कोई पार्ट है कपड़े का, वो अगर एरर में आ गया तो उस पर कट लगा दिया और दूसरा कपड़ा अटैच करके उसको सिलाई कर दी। इस तरीके का मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। Cas9 जो है ये एक एंजाइम है जो कि सीजर्स की तरह काम करता है, जो कि डीएनए को कट करता है। आरएनए का काम क्या हो गया, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना,
ओके, और बाकी मैच होने के बाद में एरर वाले डीएनए को रिमूव कर दो और वहां पर जो करेक्ट डीएनए सीक्वेंस है, जो कि तैयार करने का एक अलग से प्रोसेस है, उसमें क्या होता है वो बता दूंगा मैं। वो करेक्ट जो डीएनए वो फिर ऐड कर दिया जाता है। इस तरीके से वो एरर जो है वो हट जाती है और न्यू डीएनए एंटर हो गया। इससे क्या है, अब वो बीमारी टाइम के साथ साथ में जब ये डीएनए ब्रेक होकर के अपनी नई सीक्वेंसेस क्रिएट करेगा तो फिर वो प्रॉब्लम री अकर नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको डिटेल में। देखो, आज के 2.5 साल पहले अगर देखें तो बहुत सारी बीमारियों के लिए ये प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे सॉल्यूशन करें, उनको कैसे ट्रीट करें। तभी अचानक से क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक माहौल क्रिएट होता है। ठीक है, और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का ये मेथड जो था उसमें ये था कि कहीं पर भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, जेनेटिक इशू की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से, उसको करेक्ट करना पॉसिबल हो गया क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, जिसको जीनोम एडिट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, जीनोम एडिट टेक्नोलॉजी, जिसको क्रिस्पर भी बोलते हैं। अब जैसे आप देखते हो, कई बार आपने सुना होगा कि ब्लड से रिलेटेड बीमारियां, जैसे कि थैलेसेमिया का नाम सुना हो, या फिर सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम जो होता है, तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई थी, इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इनिशियल फेज में ये थैलेसेमिया और सिकल सेल, इसको ट्रीट करने के लिए काम किया गया। तो आप खुद देखोगे कि वहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही कहते हैं प्रॉमिसिंग मिल रहे हैं। ठीक है, पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूवल दे दिया 5 साल का प्रोजेक्ट कि हाँ भाई, हमारे यहाँ पर भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है, तो उसको हमें कैसे करेक्ट कर सकते हैं इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करके। आप देखोगे ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है यहाँ पर जेनिफर दोंडा और एक है इमैनुअल कारपेंटियर, इन दोनों को नोबेल अवार्ड भी दिया गया था केमिस्ट्री में 2020 का जो नोबेल अवार्ड था उसमें। आप खुद देखो कि ये पहली बार, मतलब सबसे जल्दी किसी टेक्नोलॉजी को या किसी इन्वेंशन को रिकॉग्निशन मिला हो और उनको जल्दी से जल्दी नोबेल अवार्ड मिला हो, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है किसकी, यहाँ पे देख सकते हो, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये इस नाम को शॉर्ट में क्रिस्पर बोल दिया जाता है। ये बेसिकली जो नाम है ना, ये कहाँ से ड्रॉ किया गया है, एक बैक्टीरिया है, मान लो एक ऐसा बैक्टीरिया अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियाज में भी होता है, मतलब वायरस का इन्फेक्शन है ना बैक्टीरियाज में भी होता है। तो बैक्टीरियाज में एक ऐसी सीक्वेंस देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर डीएनए की। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने हिसाब से जैसे ही कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसका डीएनए डेफिनेटली डैमेज होता है और उस डीएनए को वो खुद से करेक्ट कर लेते हैं। और उनमें एक मेथड, एक जो प्रोसेस है वो है डीएनए रिक्रिएट करने का, डीएनए रिपीट करने का, रेप्लिकेट करने का। तो एक बार करेक्शन कर लेंगे खुद से और फिर उसके बाद में वो बार बार करेक्ट करते करते उस वायरल इन्फेक्शन से खुद को बचा लेते हैं। खुद का मतलब खुद ही खुद से करेक्शन कर लिया। और वहीं से आइडिया पिक किया हुआ है कि जिस तरीके से बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन से खुद को बचाता है, वैसे ही इंसान में भी हम जीन एडिटिंग करके और कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। वैसे देखो, नॉर्मल अगर देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड में तो देखो जीन एडिटिंग ऑलरेडी चल रही है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, जिसमें आपको पता है कि कोई भी एग्रीकल्चर का मान लो वो है, मान लो कोई भी ग्रेन है या कोई भी फ्रूट है, कोई भी वैरायटी है, उसमें चेंजेस लेकर के आने हैं कि ड्रॉट रेजिस्टेंट बने या कोई इन्फेक्शन ना हो, उस पर कोई पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, कुछ भी हमें तैयार करना है ना, तो हम क्या करते हैं, जीन एडिटिंग का मेथड यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं और नए वेरिएंट निकाल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन, राइट, बीटी ब्रिंजल का भी नाम आता है कई बार। तो ऐसे में ये जो बीटी वर्ड है वो एक तरीके से, वो बीटी वर्ड जो है ना, इसमें बीटी ब्रिंजल या फिर बीटी कॉटन, ये उस बैक्टीरिया से डेराइव्ड है, उस बैक्टीरिया से सीखी हुई चीजें हैं। तो पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है कि ये चीज एग्रीकल्चर में तो चल रही है कंटिन्यू, अब हमने क्या कर दिया, ह्यूमन और एक तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी इस चीज को अप्लाई करने की शुरुआत कर दी। और ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो इसी तरीके से काम करती है। पर एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि एग्रीकल्चर वाला जो यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में तो एक नया जीन ऐड किया आपने, जैसे मैंने बीटी कॉटन वर्ड किया यूज, तो बीटी क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका जीन लिया और फिर बाद में कॉटन में उसको इन्फेक्शन दिया, समझ गए।
उसका इन्फेक्शन उसके बैक्टीरिया के जीन को लेकर के कॉटन में एडिटिंग की। इसका मतलब एक्सटर्नल जीन्स आपने ऐड किए। इस जबकि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक्सटर्नल जीन्स नहीं लिए जाते। ये जिस ह्यूमन को हमें ट्रीट करना है उसी के सेल्स, उसी के डीएनए सीक्वेंस को लिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको बताया ना, करेक्ट डीएनए सीक्वेंस डाल दी जाती है और जो एरर वाला है उसको रिमूव कर दिया जाता है। वो जो करेक्ट डीएनए सीक्वेंस है ना, वो कैसे तैयार की जाती है, जिसके एरर है डीएनए में उसका सैंपल लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। लेबोरेटरी में ले जाकर के फिर उस डीएनए को करेक्ट कर दिया जाता है और करेक्शन करने के बाद में उस पेशेंट की बॉडी में रीइंट्रोड्यूस किया जाता है करेक्टेड डीएनए सीक्वेंस को। इस तरीके से जिसको ट्रीट करना है, जिस ह्यूमन को ट्रीट करना है, उसी की बॉडी से लिया हुआ पार्ट है, उसी को करेक्ट करके उसी की बॉडी में डाल दिया जाता है क्रिस्पर में। जबकि ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, इनमें क्या होता है, एक्सटर्नली जीन लिए जाते हैं, उनसे फिर एडिटिंग की जाती है मेन क्रॉप में। तो ये डिफरेंस है। अब देखो बात ऐसी है कि ये एक तरीके का बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है, जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स का यूज हो गया, Cas9 जो एंजाइम है उसका यूज हो गया, तो इनको मिलाकर के काम होता है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ काम है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कट कॉपी पेस्ट। कैसे कट किया एक जगह से और दूसरी जगह फिर ले जाके कॉपी कर दिया, स्टोर कर लिया, एडिटिंग कर दी और फिर ला करके उसको वापस पेस्ट कर दो यहाँ पे। इस तरीके से जैसे कंप्यूटर में हम यूज करते हैं ना, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ मेथड यहाँ पे यूज होता है। टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है ये मैंने आपको पहले समझा दिया। अब सवाल यह है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, HIV, लिवर से रिलेटेड HIV एड्स हो गया, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, बहुत सारे तरीके के कैंसर्स हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये बहुत कारगर साबित होने वाला मेथड है, राइट। तो प्रॉमिसिंग तो बहुत है, ठीक है। अब मान लो कुछ लोगों को, आपको पता है, हाइट कम रह जाती है, तो वो हाइट कम की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी का यूज करके। स्पीच डिसऑर्डर है, बोलने में हकला के बोलने की आदत होती है, अब बोला नहीं जाता, आदत तो क्या होती है, हकला के बोला जाता है, उसको करेक्ट करना, ठीक है, चलना, खड़े होना, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, तो उसको करेक्ट करने में ये टेक्नोलॉजी कारगर साबित हो सकेगी। पर एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हर एक डिजीज के लिए अलग मेथड काम में आएगा। कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, पर एंजाइम्स अलग होंगे, काम करने का तरीका अलग होगा। इसके अलावा पॉपुलेशन भी अलग अलग होती है। जैसे हम रेशियल ग्रुप्स की बात करें, जैसे हमने ट्राइबल्स की बात की, सिकल सेल एनीमिया इंडिया में, इंडियन ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उन ट्राइबल या रेशियल ग्रुप्स के हिसाब से ही उनको ट्रीट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है, रेशियल जो वेरिएशन आ रहा है कि किसी की साइज ज़्यादा है, किसी का फोरहेड ज़्यादा चौड़ा है, या किसी के बाल घुंघराले हैं, वो सारी चीज़ें जीन्स पे ही तो डिपेंड करती हैं, और जीन्स को ही हम एडिट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन या कोई भी रेशियल ग्रुप है ना, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको ट्रीट करने के लिए अलग से सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यही काम करेगा, टेक्निक यही काम करेगी, पर काम करने में जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप यूज करोगे वो डिफरेंट होंगे। दूसरी चीज, क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी में आप जो ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है, क्रिस्पर बेस्ड थेरेपेटिक सोल्यूशन में वो कोई दवाई या ड्रग नहीं जाएगी पेट में, नहीं, पेशेंट की बॉडी से सेल्स निकाले जाएंगे, करेक्ट किया जाएगा और उन्हीं सेल को री इंजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर उन्हीं को रिपीट करवाया जाएगा कि हाँ वो कॉपी कर सके बॉडी हमारी, ठीक है। और एरर वाला जो पोर्शन है उसको तो कंप्रेस करना है और जो करेक्टेड पार्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना है। ये इस तरीके से काम होगा। आप देखो यहाँ पर विक्टोरिया ग्रे का एक केस है जो कि सिकल सेल से पीड़ित है ना। उनको फर्स्ट बैच पेशेंट्स में जिनको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इनका जो ट्रीटमेंट है बहुत हद तक सही दिशा में बढ़ रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में CSIR की तरफ से 2 इंडिविजुअल्स ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ना इस पर काम कर रहे हैं इंडिया बेस्ड सिस्टम तैयार करने के लिए। एक तो है देव ज्योति चक्रवर्ती और एक है सोविक मेहती, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं कि ये क्रिस्पर बेस्ड थेरेपेटिक सॉल्यूशन जो है वो सिकल सेल एनीमिया के लिए हम क्यों ना खुद के लेवल पे, इंडिया लेवल पे डेवलप कर लें। ये चल रहा है। जापान ने देखो ऑलरेडी इस तरीके की जो क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड टोमेटो की वैरायटी को अलाउ भी कर दिया है। इंडिया में भी क्रिस्पर बेस्ड राइस और बनाना के ऊपर काम चल रहा है कि क्रिस्पर बेस्ड राइस और बनाना को भी हम डेवलप कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बनाना का प्रोडक्शन भी बहुत है, राइस का भी बहुत है, कंजम्पशन भी दोनों का बहुत है, तो इस पर सबसे पहले ट्राई किया जा रहा है। फिर आ जाओ एथिकल डिलेमा। अब पॉइंट यहाँ पर क्या आता है
कि टेक्नोलॉजी का है ना मिसयूज किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा डर है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2018 में निकल के आया, जब चाइना के एक रिसर्चर ने ये चीज डिस्क्लोज की कि भाई उसने एक ऐसे एम्ब्रायो को एडिट, एम्ब्रायो मतलब पेट में जो बच्चा होता है ना वो, ठीक है, उसकी जीन एडिटिंग इस तरीके से कर दी है कि उस बच्चे के पैदा होने के बाद में उसको जिंदगी भर HIV इन्फेक्शन नहीं होगा। अब आप देखो, एक तो क्यूरेटिव इंटरवेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव इंटरवेंशन होता है। अब ये जो प्रोविजन था चाइना के इस रिसर्चर ने किया, ये प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है। इसका मतलब तो फिर तो आप डिजाइनर बेबी बनवा सकते हो, किसी को भी बोल दो कि बाल मुझे ऐसे चाहिए, कान आंख नाक ऐसे चाहिए, स्ट्रेचर ये होना चाहिए, स्किन का कलर ये होना चाहिए, ऐसे तो फिर बच्चों को डिजाइन करने लग जाओगे, नेचर के बिल्कुल खिलाफ चला जाएगा ये चीज। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है इस टेक्नोलॉजी को लेकर के। इसी को एथिकल डिलेमा बोल रहे हैं कि एक तरफ तो हम बीमारियों को ट्रीट करने की बात करें, क्यूरेटिव अप्रोच है, वो तो चलो ठीक है कि बीमारी लग गई तो ट्रीटमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, पर प्रिवेंटिव अप्रोच के चक्कर में आप पहले से इस तरीके से डिजाइनर बेबीज की तरफ अगर आप रिलाय करने लग गए तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही ना। फिर आप तो नेचुरल फोर्सेस को चैलेंज करने लग गए, तो ये एक अपने आप में इशू है। दूसरी चीज क्या है कि अगर एम्ब्रायो में ही कोई चेंजेस कर दिए जाते हैं ना तो आने वाली जनरेशन्स पर उसका असर पड़ सकता है। मान लो कि एक जीन को एडिट करने के चक्कर में आपने, मैं जैसे मान लो ये चाइना वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि HIV से प्रिवेंशन देने के लिए उस बंदे को, उस बच्चे के एम्ब्रायो को आपने एडिट कर दिया, पर गलती से अगर उसका साइड इफेक्ट हुआ या फिर गलती से दूसरा कोई जीन एडिट हो गया तो वो फिर आने वाली जनरेशन्स में पूरा कंटिन्यू करता रहेगा, जो कि आने वाली पूरी पुश्तों को बर्बाद कर सकता है। रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बात ठीक है कि एक्यूरेट बहुत है क्रिस्पर, पर 100% प्रिसाइज तो नहीं है ना कि हाँ जी कोई डर ही नहीं है, रिस्क ही नहीं है। ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। नासा कितना ही चाहे सैटेलाइट लॉन्च कर दे, अगर फ्यूल लीकेज हो गया तो पोस्टपोन करना पड़ रहा है मून के मिशन को। तो टेक्नोलॉजी 100% रिलाई करने वाली नहीं होती है, पर हाँ उनके लिए हमें कम से कम आगे के लिए सोचना तो था। अभी क्यूरेटिव मैनर में काम करने की जरूरत थी, पर ये प्रिवेंटिव करने का चक्कर हो जाता ना, तो वहां पर फिर लोग जो है ना पैसे वाले वो गलत यूज कर सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। और दूसरी बात करें, जब किसी की क्यूरेटिव मैनर में अगर ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो उस इंडिविजुअल को ही ट्रीट किया जा रहा है, ना कि आने वाली जनरेशन तक उसका इंपैक्ट जाएगा, राइट। क्योंकि उसमें फिर पूरा केस स्टडी भी हो पाएगा प्रॉपर, वो सारी चीजें। पर एम्ब्रायो को ही आपने एडिट कर दिया तो एम्ब्रायो तो फिर बाद में इंपैक्ट दिखाएगा डेफिनेटली। तो इस तरीके से ये बातें बताई जा रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया हम फ्रंट पेज पे। इसमें बताया जा रहा है कि देखो इंडिया जो है वो सितंबर 2023 में G20 की समिट को होस्ट करेगा, ये तो आपको पता था ही। अब इसमें क्या है, इंडिया जो है वो इंडोनेशिया, ब्राजील और खुद तीनों मिलकर के ट्रोइका क्रिएट कर रहे हैं। ट्रोइका का मतलब ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ 3 में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें सिंपल सा ये है कि वो कंट्री जिसने प्रीवियसली प्रिजाइड किया था G20 की मीटिंग्स में, वो कंट्री जो करंटली प्रिजाइड कर रहा है और वो कंट्री जो आने वाले टाइम पे प्रिजाइड करेगा, ये 3 कंट्रीज मिलकर के ये ट्रोइका बनाते हैं, राइट। तो अभी आप देख सकते हो इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी चल रही है, इंडिया बन जाएगा अब, ठीक है, दिसंबर 2022 से, और फिर अगली बार बनेगा कौन, ब्राजील। इस तरीके से आगे शिफ्ट होता रहता है। अब देखो इसमें बात ऐसी है कि 2011 से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो हर साल G20 की समिट होती है, G20 की मीटिंग होती है, और G20 की प्रेसिडेंसी किसके हाथ में रहती है, रोटेटिंग बेसिस पे। 19 तो कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, इनके बीच में एक एक साल एक जने के पास में प्रेसिडेंसी रहती है। शुरुआत में तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे फोकस किया गया था शुरुआत में, क्योंकि जो 2008 का क्राइसिस था ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, उस पर ज्यादा फोकस किया गया था G20 कंट्रीज के द्वारा। पर टाइम बीतने के साथ में ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी, एनवायरमेंट एंड ये क्लाइमेट चेंज दोबारा लिख दिया, एंटी करप्शन, इन सारी चीजों पर भी फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में 9 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर 2023 के बीच में G20 की जो समिट होगी उसको कौन चेयर करने वाला है, न्यू दिल्ली। ये बात कही है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, ठीक है। और इंडिया चेयरमैन कब, मतलब प्रिजाइड कब तक कर रहा है, दिसंबर 1 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक, पूरा 1 साल का पीरियड है। और इसमें लगभग 200 के लगभग मीटिंग्स होगी, और वो 200 के लगभग मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी दिसंबर 2022 से लेकर के नवंबर 2023 तक, लगातार चलती रहेगी। पर जो एक होती है ना टॉप लीडर्स की जो मीटिंग है वो होगी कब, वो आपको देख लिया ऊपर, सितंबर 2023 में, क्लियर। इसके अलावा इंडिया ने ये चीज क्लियर कर दी है कि हमारे जब मीटिंग हम होस्ट करेंगे ना तो हम 10 कंट्रीज को इनवाइट करेंगे, जिनमें नाम मेजर हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस।
नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इंडिया गेस्ट के तौर पे बुलाएगा। बाकी तो 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन तो प्रेजेंट रहेंगे ही। ट्रोइका वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंडोनेशिया ब्राजील के साथ मिलकर ट्रोइका बनाएगा, और ये तीनों की तीनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ओके, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। और अगर हम बात करें G20 में, है ना, अभी करंट ट्रोइका किस किस की चल रही है, तो वो आप यहाँ पर एक सेकंड में देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया, ठीक है, करंट। खैर हम थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। G20 में कौन कौन से कंट्रीज हैं, यहाँ पर ये लिस्ट है लंबी 19 कंट्रीज की, ये नाम आप अच्छे से देख लो, यूके तक और प्लस यूरोपियन यूनियन, यूएस भी आ गया, ठीक है, नाम देख लो। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। ये वो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड के मेजर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज है, मतलब वर्ल्ड की 20 बड़ी इकोनॉमीज का ये ग्रुप है, ठीक है जी। अब आ जाओ G20 के बारे में थोड़ा और देखें तो टोटल जो ग्लोबल जीडीपी है ना, उसका लगभग 85% G20 कंट्रीज ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जितना इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका 75% ट्रेड तो ये 20 की 20 कंट्रीज या 20 की 20 ये एंटिटीज कर लेते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा जो है वो इन्हीं में है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये अपने आप में इस तरीके से इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बन जाती है प्रीमियर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीमियर का मतलब हो गया पैसे वाले लोग हैं ये बहुत ज्यादा, कुल मिलाकर के 20 की 20 कंट्रीज कंपैरेटिवली, राइट। अब आगे देखो G20 कंट्रीज की अगर बात करें तो ये जो ग्रुप है इसमें 3 तरीके के काम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो तरीका होता है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, और तीसरा होता है एक तरीके से ग्रुप एंगेजमेंट लेवल पे बात होती है। अब देखो इसमें जो फाइनेंस ट्रैक है इसमें 8 तरीके के कामों पर बातचीत होती है, जैसे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इन चीज़ों को, इन 8 मुद्दों पर बातचीत होती है फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर। शेरपा ट्रैक में देखा जाए तो एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, कल्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, एजुकेशन, एनर्जी ट्रांजिशन मतलब फॉसिल फ्यूल टू ग्रीन एनर्जी की तरफ वो वाली बात आ गई, ठीक है। हेल्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म, इन पे बात होती है। टोटल 12 काम है इसमें, और 10 एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी या इंडिपेंडेंट बॉडीज एंगेज करती हैं। जैसे बिजनेस की बात करो तो 20 बॉडीज हैं, सिविल की बात करो तो 20 हैं, लेबर 20, मतलब इन 20 कंट्रीज के ये नाम दिए हुए हैं, सिविल, लेबर, पार्लियामेंट, साइंस, सुपर ऑडिट इंस्टीट्यूशन, थिंक टैंक टाइप हो गए, अर्बन, वुमेन, यूथ, इन सारे इश्यूज पे बातचीत होती है। तो साहब बात ऐसी है, ये जो नाम दिए हुए हैं ना, इनमें से अंदर से कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, और अब की बार तो ये G20 बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इंडिया खुद प्रिजाइड करने वाला है। तो ये जो अभी तक जितना कंटेंट हमने इस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर में पढ़ा है ना इस वीडियो में, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसका। फिर आगे जो न्यूज़ है वो तो देखो आपको पता ही है, इंडिया चाइना ट्रूप्स हैं वो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं हॉट स्प्रिंग वाले एरिया में। जूम कर देता हूँ, मैप देख लो अच्छे से, ध्यान रख लेना कौन कहाँ पर क्या लोकेटेड है। ये ऊपर ही ऊपर है दौलत बेग ओल्डी, फिर नीचे आता है दिपसांग प्लेट्यू, ये गलवान वाला एरिया आ गया, ये आ गया ले यहाँ पे आ गया, ये गलवान यहाँ पे आ गया जो क्लैश था, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 था, ये हॉट स्प्रिंग वाला पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था जहाँ पे लास्ट डिसएंगेजमेंट करना था, ये दारबुक वाला एरिया आ गया। पर आपको पता ही है 2 ऐसे एरियाज अभी भी बाकी है जहाँ पर इंडियन ट्रूप्स पहले से पेट्रोलिंग करते थे, पर वहाँ पर पेट्रोलिंग अभी भी चाइनीज अलाउ नहीं कर रहे हैं। और वो जगह के नाम क्या है, दिपसांग प्लेन्स एंड चारदिंग नाला, ओके। नेक्स्ट है वेदांता और फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन है ताइवान की कंपनी, वेदांता इंडिया की है। जॉइंट वेंचर के बेसिस पे गुजरात में प्लांट लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन को लेकर, जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएसएमई इकोसिस्टम को बूस्ट देने से, ठीक है। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। अग्निपथ स्कीम को रिवाइज कर लेना कि पंजाब गवर्नमेंट को आर्मी ने लेटर लिख के भेजा है
कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम अग्निपथ के लिए जो रिलीज करवाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, वो हम पंजाब में नहीं करा पाएंगे, हम किसी दूसरे पड़ोसी स्टेट में हमें जाना पड़ेगा। तो अग्निपथ को रिवाइज कर लेना आप। नेक्स्ट हम आ गए नामीबियन चीतास के लिए नया घर। आपको पता ही है कौन सा है, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर इनको लाया जा रहा है नामीबिया से। नामीबिया से लाने के बाद में फिर साउथ अफ्रीका से भी चीतास को लाया जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा आप ध्यान रखना, ठीक है। पहले तो देखो 8 चीतास लाए जा रहे हैं, जो कि 5 तो फीमेल होंगी और 3 मेल होंगे, ठीक है। और इनकी उम्र होगी 4 से 6 साल। और फिर उसके बाद में 12 चीतास और लाए जाएंगे, पर वो कहाँ से लाए जाएंगे, साउथ अफ्रीका से। लाने के बाद में पहले इनको देखो क्वारंटीन में रखा जाएगा, जिससे कि ये प्रॉपरली सेटल हो सके इंडियन एनवायरनमेंट में 2-3 दिन के लिए। और पर डे के हिसाब से इनको खाने पीने के लिए मीट दे दिया जाएगा। अब सबसे मेन बात ये आती है कि नामीबियन चीता और साउथ अफ्रीकन चीताज में अगर देखा जाए तो सुटेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीकन चीता है ना, ये जेनेटिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इसके अलावा सारी चीता स्पीसीज का ओरिजिन साउथ अफ्रीकन स्पीसीज से ही कंसिडर किया जाता है। तो ये 2 स्टेटमेंट बड़े काम के हैं। हो सकता है कंपैरेटिव एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में, ठीक है जी। और चीतास के बारे में थोड़ा और पढ़ लेना आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ, इसमें एक रिजॉर्ट बना हुआ है 200 करोड़ की लागत का, उसको भी खत्म करने की बात की जा रही है। अब सवाल ये है कि खत्म की जा रही है कि नहीं की जा रही, वो तो बात की बात है। आपको कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो प्लीज CRZ लिखो, यूपीएससी लास्ट में सफिक्स लगा दो, सर्च कर लो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो, नोट मेकिंग कर लो, ठीक है। अच्छा है ये कंटेंट, क्योंकि इसके लिए नोटिफिकेशन 2019 में आया था प्रोबेबली, मुझे याद आ रहा है। CRZ का जब चेंजेस किए गए थे मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए, ये जोन 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे करके कैटेगराइज्ड है। एक बार आप जरूर पढ़ना इसको। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त मंथ में बढ़ी है, जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में तो 30% के लगभग अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है, ठीक है। और ये डेटा रिलीज किसने किया, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट कितना आया है, 8%, 8.3%, जो कि पिछले साल 8.35% के लगभग है। और पिछले 12 महीनों में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर बात करें इंडिया में, रूरल अर्बन की बात करें तो अर्बन एरिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट है 9.6%, रूरल एरिया में है 7.7%। स्टेट वाइज देखा जाए तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में 30% से ज़्यादा बेरोजगारी है, जबकि छत्तीसगढ़ वहाँ पे 0.4% ही बेरोजगारी है। बाकी दूसरे स्टेट फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, यहाँ पर बेरोजगारी थोड़ी कम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो जो लोग भी वर्किंग एज में है, मतलब 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग जो कि जॉब करना चाहते हैं, वो तो हो गई लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स को रख दो नीचे। और वो लोग जो लेबर फोर्स में है, दैट मीन्स जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स वो वर्किंग एज की कंडीशन में है और वो जॉब ढूंढ रहे हैं पर उनको जॉब मिली नहीं, तो वो हो गए अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स और अनएम्प्लॉयड, इनका जो रेशियो होगा अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लो तो वो आ जाएगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और यही कैलकुलेशन हो रही है यहां पे। अब सवाल यह है कि अगस्त में ये स्पाइक क्यों देखने को मिला, इसमें डबल चोट पड़ी है। पहली चीज तो क्या कि लेबर फोर्स में लगभग 40 लाख नए लोग ऐड हो गए, मतलब 40 लाख लोग एक्टिवेट हो गए कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए एडिशनल। और रोजगार बने कितने, बनना तो दूर की बात है, 26 लाख के लगभग एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के बेरोजगारी कितनी हो गई जी, 40 लाख तो एडिशन आ गए थे और 26 लाख ऐड हो गए। मतलब लेबर फोर्स में ऐड हुए 40 लाख, तो 4 मिलियन तो, और 2.6 मिलियन की जॉब निकल गई हाथ से। तो ऐसे में टोटल 6.6 मिलियन लेबर फोर्स हो गई और जॉब क्रिएट हुई नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेरोजगारी 8% भी क्रॉस कर गई, ठीक है। ये है मुद्दा पूरा। पर ये मंथ बेसिस पे ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट की देखना चाहो तो इकोनॉमिक सर्वे उठा करके देख लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। आपको पता ही है यूक्रेन रशिया को लगातार बैकफिट पे ले जा रहा है, यूक्रेन कैप्चर कर रहा है, रशिया भी खुद बैकफिट पे जा रहा है, बाकी यूक्रेन भी कैप्चर करता चला जा रहा है अपनी टेरिटरी को। तो टेरिटरीज के नाम देख लो, क्योंकि ऐसे मैच द फॉलोइंग में कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे खार्किव रीजन है, ठीक है, खार्किव रीजन हो गया, सदर्न खेरसोन रीजन हो गया,
खार्किव रीजन में भी आप पर्टिकुलरली देखो, बलाक्लिया, इजियम और कुपिंस्क, ये नाम है भैया, याद रख लेना, यूक्रेन के हैं। डॉनबेस रीजन आप जानते ही हो, यूक्रेन वाला एरिया हो गया। अभी मैं अपन में थोड़ा और, अच्छा इसमें थोड़ा सा क्या है कि एक तो हिमार्स और GMLRS, ये दो तरीके की रॉकेट्स हैं, ये सपोर्ट में मिली है यूक्रेन को, इस वजह से भी बहुत हद तक। और रशिया की कैलकुलेशंस गड़बड़ हो गई, 3 दिन की बजाय तो 7 महीने तक युद्ध खिंच गया है कि नहीं। हिमार्स की फुल फॉर्म है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, ये यूएसए की तरफ से सपोर्ट मिला है। और एक सैटेलाइट गाइडेड GMLRS रॉकेट, ये भी यूएसए की तरफ से सपोर्ट मिला है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और रशिया भी क्या सोच रहा है कि डोनेट्स्क वाला रीजन जो है वहां पर रशिया अपने आप को कन्फाइंड रखना चाहता है, जहां पर रशियन स्पीकर्स बहुत ज्यादा है, और वहीं पर मेन फोकस रहा था पहले रशिया का। पर वही बात एक्सटेंड करते करते कीव तक पहुंच गया, कैपिटल तक, पर सफलता नहीं मिली। कहने का मतलब यही है, क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने हथियार उठा लिए। अब जब लोग हथियार उठा लेते हैं ना साहब, फिर बस की बात नहीं होती आर्मी की। नेक्स्ट है नो टू टाइमिंग। देखो इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज को यह कह दिया कि भैया मून लाइटिंग नहीं चलेगी। अब ये मून लाइटिंग वर्ड है ना, बड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल तो क्या मतलब, ट्रेंड में है तो हमें समझना जरूरी है। मून लाइटिंग का मतलब ये हो गया कि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। इन्फोसिस के एम्प्लॉयज को इन्फोसिस ने, विप्रो के एम्प्लॉयज को विप्रो ने साफ साफ कह दिया कि जो काम दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसके हिसाब से काम करते जाओ। अगर आपने एडिशनल कुछ भी काम कर लिया तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। इसका मतलब पार्ट टाइम जॉब को ही मून लाइटिंग बोला गया है, मून लाइटिंग अलाउड नहीं है, ये बात यहां पे बोल दी। यूएसए में इन्फ्लेशन पिछले 40 सालों के हाईएस्ट लेवल पे चली रही है। जून में तो 9.1% तक पहुंच गई थी, पर अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है। यूएसए में कहां 2% इन्फ्लेशन चलती है, वहां पर 8.3% चल रही है। अगस्त महीने का ये डेटा रिलीज हुआ है, चाहे यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा कितने ही कड़क कदम उठा लिए गए हों। ठीक है, फिर आप देखो कीनिया में अभी इलेक्शंस कंप्लीट हो गए और कीनिया में नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, विलियम रूटो। ओके, और ये वाला एरिया है जहां पर आप देख सकते हो रशिया जो है अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, ये पिंक वाला एरिया। ठीक है ना, डोनेट्स्क लुहांस्क वाला एरिया। ठीक है, और रशियन एडवांस इधर है, और बाकी क्रीमिया तो रशिया ने पहले एनेक्स कर रखा है। अब देखने वाली बात है यूक्रेन कितना क्या कर लेता है। और जो क्लेम कर रहा है यूक्रेन लगातार, वो एरिया ये हो गया, 2000 स्क्वायर माइल यहाँ पे हो गया। इस तरीके से लगातार यूक्रेन अपनी पकड़ बनाते चला जा रहा है। ओके, फिर बात ऐसी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो पाकिस्तान में विजिट करके गया। पता पड़ा कि पाकिस्तान को 11 टारगेट्स दिए गए थे, उनमें से केवल एक टारगेट पे बढ़िया परफॉर्म किया है, बाकी 10 टारगेट्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा या नहीं। अगर निकाला जाएगा तो इंटरनेशनल इज्जत थोड़ी गेन हो पाएगी, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा, और अगर नहीं निकाला गया तो पाकिस्तान का क्राइसिस कंटिन्यू रहने वाला है। अब ये जो 11 पॉइंट्स थे ना, इन 11 पॉइंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग का भी था एक पॉइंट, और एक था टेररिज्म को जो फाइनेंसिंग होती है टेरर्स को, वो उसको रोकना। पर इन दोनों में फेल हो गया। ये 10 में फेल जो हुआ है ना पाकिस्तान, वो 10 में से 2 ये भी थे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है। देखो जी, अब आपको क्या करना है समझ गए होंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में रिवाइज कर लेना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ बचा है क्या। नेक्स्ट है कजाकिस्तान की कैपिटल, जिसका नाम पिछले 3 साल पहले नूर सुल्तान कर दिया गया था। एक बंदे ने मुझे करेक्ट भी किया था आप में से, मैंने अस्ताना बोल दिया था, फिर बाद में करेक्ट बोला था, बोला सर नूर सुल्तान हो गई, वो नाम बदल दिया था। अब वहाँ के प्रेसिडेंट ने वापस बोल दिया कि जी अब कैपिटल का नाम अस्ताना ही होगा, मतलब कैपिटल अब दोबारा से अस्ताना नाम से ही जानी जाएगी अगर हम कजाकिस्तान की बात करें। ठीक है, और देखते हैं